बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि इस एक हीरे की कीमत इतनी थी कि पूरी दुनिया का एक दिन का खाना इससे खिलाया जा सकता था। कहा जाता है कि सदियों पहले यह हीरा वारंगल के भद्रकाली मंदिर में देवी की आंख बना हुआ था। नादिर शाह ने दिल्ली में भयंकर कत्लेआम मचाया और मुगलों का विशाल खजाना अपने कब्जे में ले लिया। हैरानी की बात यह है कि उसी प्राचीन कहानी में एक और बात लिखी थी। शायद यही वजह है कि आज भी ब्रिटिश शाही परिवार में इस हीरे को सिर्फ महिलाएं ही पहनती है, पुरुष इसे पहनने का जोखिम नहीं उठाते। दुनिया जिसे कोहिनूर के नाम से जानती है, इतिहास उसे एक शापित पत्र कहता है। एक ऐसा हीरा जिसके बारे में सदियों पहले ये चेतावनी दी गई थी कि जो इसे पहनेगा वो दुनिया का मालिक तो बनेगा, लेकिन उसका अंत बहुत दर्दनाक होगा। हैरानी की बात यह है कि जिस हीरे को आज अंग्रेज अपना गिफ्ट बताते हैं, उसे असल में 10 साल के एक छोटे से बच्चे से बंदूकों के साए में छीना गया था। आज हम कोहिनूर की माइनिंग से लेकर इसके खूनी इतिहास और उस धोखे की फाइल खोलेंगे जिसने भारत का सबसे बड़ा गौरव हमसे छीन लिया। तो चलिए सीधे चलते हैं 800 साल पीछे उस रहस्य की गहराई में। कोहिनूर का सफर शुरू होता है आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा खदानों से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोहिनूर कोई साधारण हीरा नहीं है। साइंस की भाषा में इसे टाइप 2A हीरा कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टाइप 2A आखिर है क्या चीज। आसान भाषा में समझिए, दुनिया के 98% हीरो में नाइट्रोजन के छोटे छोटे कण फंसे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आटे में हवा के बुलबुले फंसे होते हैं। इसी वजह से वो हीरे थोड़े पीले दिखने लगते हैं। लेकिन टाइप 2A हीरा वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कोई मिलावट नहीं होती है, इसलिए कोहिनूर पानी की बूंद जैसा साफ और पारदर्शी दिखता है। पूरी दुनिया के हीरो में से सिर्फ 1% इस कैटेगरी में आते हैं। जब ये पहली बार कोल्लूर खदानों से निकला था तब इसका वजन लगभग 793 कैरेट था। कैरेट हीरे के वजन को मापने की इकाई होती है। 1 कैरेट मतलब 200 मिलीग्राम, यानी उस वक्त ये करीब 160 ग्राम का एक विशाल पत्थर था। इसी चमक और शुद्धता ने इसे दुनिया के हर सम्राट की पहली पसंद बना दिया। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी अजीब लगती है, अगर कोहिनूर पहले से ही इतना परफेक्ट था तो आगे चलकर अंग्रेजों ने इसकी चमक पर सवाल क्यों उठाया? क्या ये वाकई उनकी कोई गलती थी या इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी? इसे हम आगे रीकटिंग वाले पार्ट में समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कोहिनूर ब्लडीज टाइमलाइन। कहा जाता है कि सदियों पहले यह हीरा वारंगल के भद्रकाली मंदिर में देवी की आंख बना हुआ था। लेकिन साल 1310 में जब खिलजी वंश का सेनापति मालिक काफूर दक्षिण भारत पर हमला करता है तो इसे काकतीय राजाओं से जबरदस्ती छीनकर दिल्ली ले आता है। और बस यहीं से शुरू होती है कोहिनूर की वो खूनी यात्रा जिसमें हर कदम पर एक नया साम्राज्य बर्बाद होने वाला था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि इस एक हीरे की कीमत इतनी थी कि पूरी दुनिया का एक दिन का खाना इससे खिलाया जा सकता था। इसके बाद यह पहुंचा शाहजहां के पास, जिन्होंने इसे अपने मशहूर तख्त ताउस यानी पीकॉक थ्रोन के सबसे ऊपरी हिस्से पर जड़वाया। इसके बाद कई पीढ़ियों तक ये हीरा मुगल बादशाहों के खजानों की शान बना रहा। लेकिन साल 1739 में कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब फारस का शासक नादिर शाह दिल्ली पर हमला कर देता है तो उस वक्त मुगल साम्राज्य की कमान बादशाह मोहम्मद शाह के हाथों में थी। नादिर शाह ने दिल्ली में भयंकर कत्लेआम मचाया और मुगलों का विशाल खजाना अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। कहा जाता है कि नादिर शाह को कहीं से खबर मिली थी कि मोहम्मद शाह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी के अंदर छिपा रखा है। अब उसे सीधे छीनने के बजाय नादिर शाह ने एक शानदार चाल चली। उसने पगड़ी बदलने की रस्म का प्रस्ताव रखा, जिसे उस दौर में दोस्ती और सम्मान की बड़ी निशानी माना जाता था। मुगल बादशाह चाहकर भी मना नहीं कर पाया और जैसे ही पगड़ियां बदली गई, कोहिनूर नादिर शाह के हाथ लग गया। कहानियों के मुताबिक जैसे ही पगड़ी से वो हीरा निकला, उसकी चमक देखकर नादिर शाह के मुंह से निकला कोहिनूर, जिसका फारसी में मतलब है रोशनी का पहाड़। और बस तभी से ये नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। 1747 में नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर उसके सेनापति अहमद शाह दुरानी के पास पहुंचा। कई दशकों तक यह अफगान शासकों के पास रहा, लेकिन 1813 में अफगान शासक शाह शुजा ने इसे महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। इस तरह कोहिनूर एक बार फिर भारत की मिट्टी में लौट आया। महाराजा रणजीत सिंह जानते थे कि यह हीरा सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि भारत का गौरव है। लेकिन यह वो सबसे बड़ा सच आता है जिसे अंग्रेज अक्सर दबा देते हैं। 1839 में जब महाराजा अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जताई। उनकी अंतिम इच्छा थी कि कोहिनूर को उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में दान कर दिया जाए। हैरानी की बात यह है कि 2 जुलाई 1839 को ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट द्वारा भारत सरकार को भेजे गए एक आधिकारिक लेटर में भी इस बात का साफ जिक्र मिलता है। ये दस्तावेज आज भी नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में सुरक्षित बताया जाता है। लेकिन अफसोस, महाराजा के कुछ सरदारों ने उस वक्त इस फैसले का विरोध किया। उन्हें लगा कि यह हीरा इतना कीमती है कि इसे दान नहीं किया जाना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि महाराजा की वो आखिरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी। अगर उस दिन उनकी बात मान ली जाती तो आज कोहिनूर किसी विदेशी म्यूजियम में नहीं बल्कि भारत के एक मंदिर की शोभा बढ़ा रहा होता।
लेकिन सच तो ये है कि किस्मत ने कोहिनूर के लिए कुछ और ही प्लान बना रखा था। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य की नींव कमजोर होने लगी और बस इसी मौके की तलाश में बैठा था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के लिए कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि एक ऐसी ट्रॉफी थी जिसे वो हर हाल में जीतना चाहता था। साल 1849 में जब अंग्रेजों ने पंजाब पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो उन्होंने 10 साल के नन्हे महाराजा दिलीप सिंह को उनकी मां महारानी जिंद कौर से जबरन अलग कर दिया और उसी साल उन पर थोपी गई ट्रीटी ऑफ लाहौर। इस संधि के आर्टिकल 3 में साफ साफ लिखा था कि कोहिनूर को इंग्लैंड की महारानी के हवाले करना होगा। अब यार रुककर एक सवाल खुद से पूछिए, क्या एक 10 साल के बच्चे के दस्तखत को कानूनी माना जा सकता है? ब्रिटेन आज भी इसे एक लीगल एग्रीमेंट कहता है, लेकिन सच तो ये है कि ये कोई मर्जी नहीं बल्कि बंदूकों की नोक पर लिया गया एक फैसला था। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसकी वजह से कोहिनूर का विवाद आज भी खत्म नहीं हुआ। इसके बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए। अब सवाल आता है कि ये हीरा भारत से लंदन पहुंचा कैसे? लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को इंग्लैंड भेजने के लिए HMS मेडिया नाम के जहाज को चुना, लेकिन यह सफर किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कोहिनूर के शापित होने की कहानियां सच साबित हो रही हो। सफर के दौरान जहाज पर अचानक हैजा फैल गया, कई मौतें होने लगी और फिर समुद्र में एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसने पूरे 12 घंटे तक जहाज को मौत के मुंह में झुलाए रखा। लेकिन किसी तरह यह खतरनाक सफर पूरा हुआ और 29 जून 1850 को यह हीरा इंग्लैंड की जमीन पर उतरा। 3 जुलाई को इसे बकिंगम पैलेस में रानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साल 1851 में एक ग्रेट एग्जीबिशन लगाई गई जहाँ इस हीरे को एक पिंजरे में रखकर आम जनता को दिखाया गया। 1851 की उस ग्रेट एग्जीबिशन में जब कोहिनूर को पहली बार दुनिया के सामने रखा गया तो एक अजीब बात हुई। अंग्रेजों को इसकी चमक कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि ये उतना नहीं चमक रहा जितना एक रॉयल हीरो को चमकना चाहिए था। तब प्रिंस अल्बर्ट ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज भी इतिहास की बड़ी गलतियों में गिना जाता है। उन्होंने हीरे को दोबारा कटवाना यानी रीकटिंग का आदेश दे दिया। एम्स्टरडम के कारीगरों ने करीब 2 महीने तक दिन रात इस पर काम किया और जानते हैं इसका नतीजा क्या निकला? इस प्रोसेस में कोहिनूर का वजन 186 कैरेट से घटकर सिर्फ 105 कैरेट रह गया। यानी मैं थोड़ी और चमक पाने के लिए अंग्रेजों ने भारत के इस ऐतिहासिक हीरे का करीब 43% हिस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज लंदन के टावर ऑफ लंदन में जो हीरा दुनिया देखती है वो उस असली और विशाल कोहिनूर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अंग्रेजों ने इसकी चमक तो बढ़ा दी लेकिन उसका ऐतिहासिक वजूद आधा कर दिया। लेकिन इस चमकती हुई रोशनी के पीछे एक बहुत ही रहस्यमय और डरावना पहलू भी छुपा है। कोहिनूर के साथ सदियों पुराना एक शाप जुड़ा है। पुरानी मान्यताओं में एक चेतावनी दी गई है, जो इस हीरे को पहनेगा वो पूरी दुनिया का मालिक तो बनेगा लेकिन उसी पल से उसका विनाश भी शुरू हो जाएगा। इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये बात महज कहानी नहीं लगती। खिलजी, मुगल, नादिर शाह और अफगान शासक जिसने भी इसे अपने पास रखा उनका अंत या तो कत्ल से हुआ या उनकी पूरी सल्तनत मिट्टी में मिल गई। हैरानी की बात यह है कि उसी प्राचीन कहानी में एक और बात लिखी थी, इसे सिर्फ भगवान या कोई महिला ही सुरक्षित पहन सकती थी। शायद यही वजह है कि आज भी ब्रिटिश शाही परिवार में इस हीरे को सिर्फ महिलाएं ही पहनती है, पुरुष इसे पहनने का जोखिम नहीं उठाते। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर कोहिनूर के इतिहास में सचमुच कुछ ऐसा है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? आप क्या सोचते हैं? आज जब भारत कोहिनूर को वापस मांगता है तो ब्रिटेन का सबसे बड़ा तर्क क्या होता है? वो दिखाते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स, लेकिन पर्दे के पीछे की असली वजह कुछ और ही है। ब्रिटेन का सबसे बड़ा डर है एक प्रेसिडेंट सेट होने का। प्रेसिडेंट यानी एक ऐसी मिसाल जो भविष्य के लिए कानून बन जाए। सोचिए अगर आज ब्रिटेन कोहिनूर वापस करता है तो दुनिया के दर्जनों देश अपनी लूटी हुई विरासतें वापस मांगने लगेंगे। अफ्रीका के बेनिन ब्रोंजेस से लेकर ग्रीस के वो ऐतिहासिक पत्थर, अगर सब अपनी अपनी जगह वापस लौट आए तो लंदन का वो मशहूर ब्रिटिश म्यूजियम महज एक खाली डिब्बा बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, कोहिनूर का भविष्य क्या है? क्या ये कभी भारत वापस आ पाएगा? आज की बदलती डिप्लोमेसी में कई देश अपनी लूटी हुई विरासतें वापस ले रहे हैं, पर मेरा एक सीधा सवाल आपसे है, क्या लूट के सामान पर महज कानूनी कागज बना लेने से वो चोरी सही हो जाती है? इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है बल्कि उन अनसुलझे रहस्यों की परछाई है जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। कोहिनूर की ये चमक हमें जितना लुभाती है उसका इतिहास हमें उतना ही डराता है। तो दोस्तों, इस रहस्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।